इस वीडियो में हम जीएसटीआर 1 के बारे में देखेंगे। जीएसटीआर 1 एक बहुत बढ़िया रिटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है, जिसके द्वारा हम आउटवर्ड सप्लाईज मतलब सेल्स का डिटेल्स गवर्नमेंट को दे रहा है। सेल्स का डिटेल्स और इसमें जो आउटपुट टैक्स आ रहा है उसका भी डिटेल्स दे रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटीआर 1 क्या है, इसका जो जो सेक्शंस आते हैं, जो जो डिटेल्स आपको भरना है, वो क्या क्या देना है गवर्नमेंट को, इनवॉइसेस का डिटेल्स कैसे अपलोड करें, इसका ड्यू डेट्स क्या है, और हम पेनाल्टी के बारे में भी देखेगा। जीएसटीआर 1 एक मंथली या क्वार्टरली रिटर्न है जो आउटवर्ड सप्लाईज का हमको फाइल करना है। ये फाइल करना है सभी नॉर्मल और कैशुअल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को, और इसमें आउटवर्ड सप्लाईज जो हम कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज का, उसका सारा डिटेल्स देना है। ओके, अभी ये कैसे फाइल करेगा? ये फाइल करेगा इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी पोर्टल के द्वारा। उसी समय ही आपको टैली, एसएपी ऐसा सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको जो फाइल मिलेगा वो आपको अपलोड करना है जीएसटी पोर्टल में। अभी मान लीजिए कोई सेल्स नहीं हुआ है कोई महीने में, तो आपको नील रिटर्न फाइल करना होगा। ओके, अभी जीएसटीआर 1 फाइल करना है नॉर्मल और कैशुअल टैक्स पर्सन को, लेकिन कुछ अलग पर्सन है जो बिजनेस है, जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड किया हो, या नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर्स हो, या ओआईडीआर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एंड एक्सेस रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर हो, या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, या टीडीएस या टीसीएस एप्लीकेबल होने वाला जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है, उन सबको अलग अलग का जीएसटी रिटर्न है। ओके, जैसे जीएसटीआर 4 है, 5 है, 5A है, 6 है, 7 है, 8 है, जो भी रिटर्न एप्लीकेबल हो वो रिटर्न फाइल करना है। अभी जीएसटीआर 1 का कैसे रिटर्न फाइलिंग करें, इसके लिए 3 रास्ते हैं। पहला है सीधा जीएसटी पोर्टल में जाओ, ऑनलाइन एंट्री कर दो और सबमिट और फाइलिंग कर दो, जो हमारा इस कोर्स में पढ़ सकता है। दूसरा है जो इनवॉइसेस का डिटेल्स ऑफलाइन टूल के द्वारा फाइल कर सकता है। जैसे जीएसटी पोर्टल में ही आपको एक एक्सेल ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकता है, और इस ऑफलाइन टूल से आपको इसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, मतलब एएसपी और जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जो हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या ईआरपी कहते हैं, जैसे टैली है, एसएपी है, क्विकबुक्स है, सोहो है, जो भी हो, उस सब सॉफ्टवेयर से आपको फाइलिंग कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में एंट्रीज डाल के आपको जीएसटीआर 1 मिल जाएगा। इसका फाइल जो रिजल्ट फाइल है वो आप डाउनलोड करो और जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना है। तो ऐसा 3 रास्ते हैं। अभी जीएसटीआर 1 में अगर हम देखेगा तो 11 सेक्शंस है। इस वीडियो में हम एक एक सेक्शन को देखेंगे। पहला है B2B एसईजेड या डीम्ड एक्सपोर्ट्स इनवॉइसेस, मतलब जो भी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसैक्शन है, B2B ट्रांसैक्शन, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कोई ट्रांसैक्शन हुआ है, वो भी इधर सबमिट करना है। और डीम्ड एक्सपोर्ट्स मतलब जो भी कोई एसीज या ऐसा यूनिट या डेवलपर को सप्लाई किया है, उसका भी डिटेल्स इधर देना है।
अभी दूसरा है B2C लार्ज इनवॉइसेस। B2C लार्ज इनवॉइस होने के लिए 3 कंडीशंस जरूरी है। पहला है ये B2C इनवॉइस होना चाहिए, बिजनेस टू कस्टमर होना चाहिए और इंटरस्टेट होना चाहिए। मान लीजिए आप महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका जो महाराष्ट्र से बाहर जो सेल्स किया है, जो दिल्ली में किया है या बिहार में किया है या कोई दूसरा स्टेट में किया है, वो लेना है। अभी इसका ये अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए इनवॉइस वैल्यू। तो ये तीनों कंडीशन, B2C इनवॉइस होना चाहिए, इंटरस्टेट होना चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस सैटिस्फाई होने के लिए ये B2C लार्ज इनवॉइस करते हैं। ओके, तो ये डिटेल्स इधर डालना है। अभी B2C अदर्स, बाकी जो B2C ट्रांसैक्शन है, ओके, जो बिजनेस टू कस्टमर ट्रांसैक्शन है, हमारा सेम स्टेट में सेल्स किया है, वो सारा ट्रांसैक्शन, सेल्स ट्रांसैक्शन B2C आदेश में आता है। और जो इंटरस्टेट सप्लाई किया है, तो 2.5 लाख से नीचे है इनवॉइस वैल्यू, तो वो भी इधर B2C आदेश में ही आ जाएगा। अभी B2C लार्ज और B2C आदेश का क्या फर्क पड़ता है ये देखेंगे। B2C आदेश मतलब इसमें आता है ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज। मतलब अगर हमारा बिजनेस महाराष्ट्र में, तो बिजनेस महाराष्ट्र के अंदर जो सेल्स किया है, ये सब B2C आदेश में आ जाएगा। और इंटरस्टेट सप्लाईज किधर इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से नीचे है, वो भी इधर आ जाएगा। अभी B2C लार्ज इनवॉइस देखेगा तो इंट्रास्टेट सप्लाई इधर नहीं आएगा, इधर आएगा सिर्फ जो इंटरस्टेट सप्लाई जो 2.5 लाख से ऊपर इनवॉइस वैल्यू है। ओके, तो यह है इसका डिफरेंस। अभी कुछ एग्जांपल्स दिया है B2C लार्ज और B2C आदेश का। ओके, अभी मान लीजिए ये बिजनेस रजिस्टर्ड किया है महाराष्ट्र में, सप्लाई तो किया है पुणे में पहला, इसका इनवॉइस वैल्यू 2 लाख है, तो ये B2C आदेश हो जाएगा। दूसरा है किया है मुंबई से नागपुर को, जो 5 लाख है, ये भी B2C आदेश हो जाएगा क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है। अभी तीसरा है कस्टमर है दिल्ली में, तो इसका इनवॉइस वैल्यू है 2 लाख, ये भी B2C आदेश में आ जाएगा। अभी 14 है मुंबई से बैंगलोर को किया है, तो ये 5 लाख का है, तो ये इंटरस्टेट भी है, 2.5 लाख से ऊपर भी है, तो ये B2C लार्ज आ जाएगा। ओके, अभी 14 है एक्सपोर्ट्स इनवॉइसेस। मतलब आप इंडिया से बाहर जो ट्रांसैक्शन कर रहा है, सेल्स कर रहा है, ये सब इधर आ जाएगा, एक्सपोर्ट्स इनवॉइसेस में आ जाएगा। ओके, अभी 5वां है नील रेटेड सप्लाईज। मतलब इसमें आप देख लीजिए, नील रेटेड सप्लाईज आ जाएगा, एक्सम्प्टेड सप्लाईज आ जाएगा और नॉन GST सप्लाईज आ जाएगा। ये तीनों इधर आ जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई, और आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के अनुसार ही देना है। जो इंट्रा स्टेट है ये सेपरेट देना है, और इंटरस्टेट है वो भी अलग से देना है। और कस्टमर वाइज का क्लासिफिकेशन भी है, जैसे रजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स किया है तो ये सेपरेट देना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई सेल्स दिया है तो ये भी अलग से दिखाना होगा। अभी अगला है क्रेडिट और डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड। मतलब आप B2B ट्रांसैक्शन कर रहे हैं, तो इसका इनवॉइस के ऊपर कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इश्यू कर रहा है, तो ये सारा इधर डालना होगा। अभी अगला है क्रेडिट या डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड। मतलब जो क्रेडिट और डेबिट नोट्स आप कस्टमर्स को दिया है B2C ट्रांसैक्शन के लिए, ये इधर आ जाएगा। और एक बार ध्यान दीजिए,
इधर B2C लार्ज कस्टमर्स को जो क्रेडिट या डेबिट नोट इश्यू कर रहा है ये आ जाएगा, और ये एक्सपोर्ट भी आ जाएगा। मतलब जो पेमेंट के बाद एक्सपोर्ट किया या बिना पेमेंट से, मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड फाइल करके एक्सपोर्ट किया है, वो भी आ जाएगा। लेकिन B2C आदेश का इधर नहीं आने वाला है। B2C आदेश का जो क्रेडिट या डेबिट नोट्स इश्यू किया है, तो ये एडजस्ट करना होगा आपको B2C आदेश ट्रांसैक्शन में, B2C आदेश सेक्शन में करना होगा। क्रेडिट या डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड में नहीं करना है। अभी अगला है एडवांस रिसीव्ड फॉर सर्विसेज। एक बात जरूर ध्यान दीजिए, अगर कोई कस्टमर आपको कोई एडवांस दिया है काम के लिए, मान लीजिए ये अप्रैल महीना है, आपको काम पूरा करना है अगस्त या सितंबर, लेकिन आपको एडवांस मिल गया अप्रैल में, तो अप्रैल में आपको जीएसटी का पेमेंट देना है। जो एडवांस आपको मिल गया है इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करके आपको गवर्नमेंट को जीएसटी देना है। ओके, ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ सर्विसेज के लिए। अगर गुड्स के लिए कुछ एडवांस मिला है तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं देना है। अभी इधर देख लीजिए, जून 2022 में आपको ऑर्डर रिसीव किया है 5 लाख का, एडवांस रिसीव किया है 2 लाख, तो ये 2 लाख का पेमेंट करना है आपको जून 2022 के लिए। ओके, अभी बाद में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सितंबर 2022 में, तो उस समय आपको इनवॉइस इश्यू करना है कस्टमर को, और बाकी जो बैलेंस अमाउंट आपको मिल रहा है उसमें जीएसटी देना पड़ेगा। अभी टैक्स लायबिलिटी एडवांसेस रिसीव्ड में ये सारा ट्रांसैक्शन आपको भरना है। मतलब जो आपको एडवांस मिल गया है उसका एडवांस में आप एक फॉर्मूला है वो अप्लाई करके नेट अमाउंट उधर एंटर करना है, और जीएसटी भी कैलकुलेट करके वो भी आपको भरना है। अभी अगला है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। मान लीजिए आपका जो एडवांस जून में मिल गया, इसका पेमेंट आपने जून महीने में किया, लेकिन जब सितंबर आ गया तो आपने इश्यू कर दिया इनवॉइस, और इनवॉइस के ऊपर आप जीएसटी दे रहे हैं। ओके, तो ये जो जून में आप एडवांस मिला है जिसके लिए आप जीएसटी का पेमेंट भी किया, ये उल्टा करना है, रिवर्स करना है। तो इसके लिए एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस एक अलग का सेशन रखा है। अभी अगला है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। मतलब आपने जो गुड्स में काम किया है उसका सारा HSN कोड इधर देना पड़ेगा। जो जो गुड्स में आप काम किया है, जो सेल किया, तो उसका सारा डिटेल्स इधर भरना है। अभी अगला है डॉक्यूमेंट्स इश्यूड। डॉक्यूमेंट्स इश्यूड में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने इश्यू किया है जीएसटी लॉ के ऊपर, जो इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रिवाइज इनवॉइस है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चालान, जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये सबका समरी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। मतलब सीरियल नंबर्स देना पड़ेगा फ्रॉम our total number of documents issued, cancelled documents, net issued documents, ये सब आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा। अभी इनवॉइसेस का डिटेल्स अपलोडिंग करने के बाद आपको सबमिशन करना है और फाइलिंग करना है। मतलब 3 स्टेप्स होता है। पहला, इनवॉइस डिटेल्स आपको एंटर करना है। दूसरा है सारा डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिशन करना है, और तीसरा स्टेप है सारा डिटेल सबमिशन करने के बाद फाइलिंग करना है। ओके, और एक बात जरूर ध्यान दीजिए, सबमिशन करने के बाद आपको कोई एडिट या डिलीट कर नहीं सकते। अभी अगला एक पार्ट भी है, जो आपका रिटर्न में कुछ गलती हो गया या कुछ अमेंडमेंट करना है, तो ये अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में इस महीने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए पिछले महीने का रिटर्न में कुछ गलत आ गया, तो इस
महीने का रिटर्न में आपको सही कर सकते हैं। अभी ये सारा जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B वगैरह जो भी रिटर्न आपको फाइल करना है, ये करना होगा आपको सिग्नेचर करके। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मिल जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी द्वारा भी ही कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको कंपल्सरी यूज करना पड़ेगा। किधर आप कोई पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का के द्वारा आप कर रहे हैं, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP या फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के द्वारा कर रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इश्यू करना होगा। ओके, अभी ये जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद आपको एक AIR एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो ये आपका मोबाइल नंबर में और ईमेल आईडी में SMS और ईमेल के द्वारा आपको मिल जाएगा। अभी जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट है, ये होता है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मान लीजिए आप अप्रैल का जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, तो मई महीने का 11 तारीख से पहले आपको करना होगा। उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है कभी कभी, तो आप gst.gov.in गवर्नमेंट का वेबसाइट में जाइए, उसका होम पेज में ड्यू डेट्स दिया है। अभी क्वार्टरली फाइलिंग कर सकता है। अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ के नीचे है टर्नओवर, तो आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, मंथली रिटर्न नहीं चाहिए। अभी पेनल्टी भी है। अगर आप मान लीजिए जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए कुछ डिले हो गया या फाइल नहीं किया है, तो आपको जरूर पेनल्टी आ जाएगा। तो अगर नील रिटर्न नहीं है तो लेट फी आता है एवरी डे ऑफ डिले, मतलब हर दिन पेनल्टी ऐड हो जाएगा। CGST एक्ट के लिए 25 रुपीज और SGST एक्ट या UTGST एक्ट के लिए 25 रुपीज, हर दिन के लिए 50 रुपया 50 रुपीज आ जाएगा। और मैक्सिमम लेट फी रखा है 1000 रुपीज प्लस 1000 रुपीज 2000। अभी ये 1.5 करोड़ के नीचे अगर टर्नओवर है तो ये 2000 है, लेकिन 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है टर्नओवर, तो ये आ जाएगा 2500 प्लस 2500 5000। और अगर मान लीजिए 5 करोड़ के ऊपर है टर्नओवर, तो 5000 प्लस 5000 10,000 आ सकता है। अभी अगर आपका रिटर्न नील रिटर्न है, कोई सेल्स नहीं है, तो हर दिन के लिए 10 रुपीज 20 या 20 रुपया आ सकता है। मैक्सिमम लेट फी आता है 500। ओके, तो इस वीडियो में हम समझ गए कि जीएसटीआर 1 क्या है, इसका 11 सेक्शंस क्या होता है, एक कैसे फिलअप करना है, और इसका ड्यू डेट्स पेनल्टी के बारे में भी चर्चा की। धन्यवाद।